गुड मॉर्निंग क्लास। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली है ना। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। फिर हमने पढ़ी थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम थे जो कल मैंने आपको बताए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जहाँ पर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग किसको बोलते हैं? जो आहा खाली 2 बिंदियां पीछे लगाते हैं, है ना, उसको विसर्ग बोलते हैं। तो अब देखो, जैसे मनः, ये ना के बाद विसर्ग आ रहा है, मनः प्लस रथा, तो इसका ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मनोरथः। मनः प्लस रथ, तो ये विसर्ग का ओ हो जाता है, तो हो जाएगा मनोरथः। फिर है मनः प्लस हरः। मनः प्लस हरः, तो ये जो विसर्ग है इसका भी ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मनोहरः। मनः प्लस हरः, मनोहरः। अब इसके भी कुछ नियम हैं, है ना। तो अब हम वो नियम पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा अथवा छा हो तो, ध्यान से देखो, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी ये 2 बिंदी के बाद चा अथवा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। काय के बाद, विसर्ग के बाद कौन से वर्ण आए? चा और छा आए, तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? शा। जैसे भानु प्लस चलती, विसर्ग है, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण बोला था हमने? चा और छा, तो यहाँ पर चा आया है, तो भानुष चलती। विसर्ग का क्या हो जाएगा? चा और छा आएगा तो शा, तो इन दोनों को मिला के क्या बनाएगा? भानुष चलती। फिर है वालह चलती, तो वालाश्च चलती। फिर इसका दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद ता अथवा था हो तो, यदि विसर्ग के बाद ता और था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। हलंत लगा है, मतलब ये आधा है ना, आधा सा है, हो जाता है। जैसे नमः प्लस ता, नमः प्लस ता, तो ये क्या कह रहे? अगर विसर्ग के बाद ता और था आएगा तो उनका क्या हो जाएगा? आधा सा, तो क्या हो गया ये? नमस्ते। नमः प्लस ता, नमस्ते। आ रहा समझ? विसर्ग के बाद यदि ता और था आएगा तो उनका क्या हो जाएगा? शा, आधा सा। तो नमः प्लस ता, ये विसर्ग आया, इधर ता आ गया, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। फिर है निहि प्लस तारः। निहि प्लस तारः, तो निहि ये विसर्ग का आधा सा हो जाएगा और तारः वैसे ही लगेगा,
तो क्या हो जाएगा निस्तारः। फिर था दिया था कि विसर्ग के बाद था आए तो दुह प्लस थलः दुस्थलः। विसर्ग का इधर भी आधा सा हो गया। फिर तीसरा नियम है यदि विसर्ग के पश्चात आ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ तथा आ वर्ण के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। यदि विसर्ग के पश्चात, ये विसर्ग है, इसके पश्चात आ वर्ण आए, ये आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर ओ तथा आ वर्ण के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। आ रहा समझ? विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा ओ, और आ आया है तो आ की जगह क्या हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, ये वाला चिन्ह आ जाता है। जैसे अह सह प्लस अपि, सह प्लस अपि, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर आ वर्ण आए, विसर्ग के बाद आ वर्ण आ गया तो ये विसर्ग का ओ हो गया और आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सह धन अपि सो अपि, सह प्लस अस्ति सो अस्ति। फिर है यदि विसर्ग के पूर्व यानी पहले, यदि विसर्ग के पहले आ वर्ण हो तथा उसके बाद आ वर्ण के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे सूर्य, अब विसर्ग के पहले आ रहा है और इधर भी स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद भी स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो पूरा मिलके क्या हो जाएगा सूर्य उदेति, सूर्य प्लस उदेति सूर्य उदेति। रामः प्लस आगच्छति, तो राम आगच्छति, यहाँ से विसर्ग चला गया, उसका विसर्ग का लोप हो गया। फिर से देखो ये यदि विसर्ग के पूर्व पहले, विसर्ग के पहले आ वर्ण हो तथा उसके बाद आ वर्ण के अतिरिक्त अन्य कोई, आ नहीं आना चाहिए विसर्ग के बाद, अन्य कोई स्वर आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर तीसरा नियम है यदि विसर्ग के पूर्व आ वर्ण हो तो तथा उसके बाद कोई स्वर या मृदु व्यंजन हो तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पूर्व यदि बड़ा आ होगा तो उस के बाद कोई स्वर हो, बड़ा ये आया और उसके बाद कोई व्यंजन आया तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। देवः प्लस यान्ति देवान्ति, नरः प्लस हसन्ति नरः नरा हसन्ति, यहाँ से भी ये विसर्ग का लोप हो गया, न पीछे आ रहा न बीच में आ रहा विसर्ग। फिर है यदि विसर्ग के पूर्व आ वर्ण हो तो तथा उसके बाद कोई मृदु व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ वर्ण हो जाएगा। पुरोहित, पुरः प्लस हित, तो क्या हो गया प्रोहित। व्यः प्लस वृद्धा, वयो वृद्धा। पुर प्लस धा, प्रोधा। यदि विसर्ग के पूर्व आ वर्ण हो तथा उसके बाद कोई मृदु व्यंजन हो तो वहां पर विसर्गों के स्थान पर
आ हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखो, यदि विसर्ग के पूर्व आ अथवा आ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर रा वर्ण हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा हो जाएगा। जैसे दुह प्लस आत्मा, तो विसर्ग का यहाँ क्या हो गया? रा, तो क्या हो जाएगा? दुरात्मा। दुह प्लस आत्मा इज इक्वल टू दुरात्मा। भानु प्लस उदेती, तो भानु रुदेती। गुरु प्लस आदेश, गुरु आदेश। बधु प्लस ऐशा, बधु रेशा। यहाँ पर वो कह रहे हैं, यदि विसर्ग के पहले आ अथवा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन वर्ण हो तो वहां विसर्ग के स्थान पर रा वर्ण हो जाता है। जैसे दू, इसमें वो आ रहा है विसर्ग के पहले, है ना, और आ भी आ रहा है विसर्ग के बाद, तो ये विसर्ग का रा हो जाता है। दुरात्मा। भानु प्लस उदेती, तो नू में स्वर आ रहा है और इधर भी स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा हो जाता है। तो भानुर उदेती। गुरु प्लस आदेशा, तो यहाँ ओ आ रहा है और इधर आ रहा है, तो गुरु रादेशः। बधु प्लस ऐसा, बधु रेशः। फिर है, यदि रा वर्ण के पश्चात कोई व्यंजन वर्ण का प्रयोग हो तो रा की रेफ हो जाता है। यदि रा वर्ण के पश्चात कोई व्यंजन आए तो रा के स्थान पर क्या हो जाएगी? रा की रेफ हो जाती है। जैसे निर प्लस धनः, निर्धनः। ये रा है, रा के बाद व्यंजन आ गया, ये है ना, तो ये रा की क्या हो गई? ऊपर धा के ऊपर उसका रेफ लग गया, तो क्या हो जाएगा? निर्धनः। निर प्लस मलः, तो निर्मलः। आया समझ? ये थी हमारी संधियां। हमने तीनों संधि पढ़ ली है। संधि क्या होती है फिर से देख लो एक बार। वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि करने के लिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाया या जोड़ा जाता है। प्रथम शब्द को पूर्व पद और द्वितीय शब्द को उत्तर पद कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद बोल दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। ये स्वर संधि के भेद हो गए। फिर आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जहाँ पर व्यंजन की व्यंजन से या व्यंजन की स्वर से संधि हो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसके नियम दिए थे जो मैंने कल आपको पढ़ा दिए थे, है ना, आप देख लेना। मैंने इसकी पिक आपको भेज दी है और जहाँ नहीं भेजी मैं उनको भी कल भेज दूंगी, आज भेज दूंगी, है ना। तो आप लिख लेना इनको, कॉपी कंप्लीट करते चलो, कॉपी में लिखते चलो। अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं।
और ये थी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है? जहाँ पर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो इसके भी ये नियम है जो नियम मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, ये हो गई हमारी संधियाँ। हमने अभी व्याकरण में क्या पढ़ा है? धातु पढ़ी है, वचन पढ़ लिए, लिंग पढ़ लिया, पुरुष पढ़ लिए, लकार पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया और संधि पढ़ ली। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वापस से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये भी आप व्याकरण की कॉपी में लिखते चलना साथ साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, है ना? चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।